लास्ट क्लास के किसी टॉपिक में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। अभी तक हमने जितना करा है उसमें से किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो? मैम एक बार फोर ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट्स थे एक बार वो बता दो। देखो, हमने पढ़ा था फॉरब्रेन के पार्ट्स मेन कौन से हैं? ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम एंड डायएन्सिफिलॉन। ऑल्फैक्टरी लोब स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। सेरेब्रम लार्जेस्ट, अगर आपको सेरेब्रम के हेमिस्फेयर्स याद नहीं रहते इट्स फाइन, ठीक है ना, क्योंकि मेनली क्वेश्चन इनमें से आता है। सेरेब्रम जो है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, मेन थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इमोशंस, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, इन सब को जो कंट्रोल करता है वो हमारा सेरेब्रम पार्ट है। उसके अलावा सेरेब्रम में दो और चीजें होती हैं। एक होता है सेंसरी एरिया जो कि सारी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। एक होता है प्रोसेसिंग एरिया जो सारी उस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग और इंटरप्रिटेशन करता है। और एक होता है मोटर एरिया जो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमारे एक्शंस को कंट्रोल करता है। हर एक सिचुएशन में हमारे एक्शन अलग होते हैं, हर एक पर्सन को लेकर भी हमारे एक्शंस अलग अलग होते हैं। अब हमें पता है कि हमारे फादर हैं तो हमारे को उसी तरीके से रिएक्ट करना है, हमारा फ्रेंड है तो हमारे को उससे इस तरीके से बिहेव करना है। तो हमारे को ये भी पता है क्योंकि ऑलरेडी पिछले एक्सपीरियंस के बेसिस पर हमारे माइंड में एक कंक्लूजन सेटअप है कि ठीक है इस पर्सन के साथ हम किस तरीके का बिहेव कर सकते हैं, किस तरीके का नहीं कर सकते, राइट। और फिर डायएन्सिफिलॉन जो हमारा है, डायएन्सिफिलॉन में भी जो दो पार्ट्स होते हैं आपके, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, वो मेनली क्या करते हैं, थर्स्ट को, हंगर को, स्लीप को, बिहेवियरल पैटर्न को, स्ट्रेस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो अगर लोब्स की आप डिटेल्स में नहीं जाना चाहते तो भी इट्स फाइन। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो हेमिस्फेयर्स हैं, लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड राइट हेमिस्फेयर, जो सेरेब्रम है वो दो हेमिस्फेयर्स में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड राइट हेमिस्फेयर। दोनों हेमिस्फेयर्स में चार चार लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। फ्रंटल लोब रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पीच और प्लानिंग को कंट्रोल करता है। पेरिटल लोब रिकग्निशन को कंट्रोल करता है, ओरिएंटेशन को, और हम कैसे स्टिमुलाई को परसीव करते हैं इसको कंट्रोल करता है। ऑसिपिटल लोब विजुअल प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। टेम्पोरल लोब मेमोरी को और रिकग्निशन ऑफ ऑडिटरी स्टिमुलाई, यानी जो भी आवाज आ रही है उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है ना। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ओरिएंटेशन, यस जय। ओरिएंटेशन का मतलब होता है थ्री डायमेंशनल स्पेस में कोई चीज कैसे अरेंज हो रही है ना, किस डायरेक्शन में प्लेस्ड है, उल्टी है, सीधी है, लेफ्ट है, राइट है, इनको बोलते हैं ओरिएंटेशन, ठीक है ना। और कोई डाउट? स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हमने पढ़ लिया था, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है दीक्षांत, इट्स फाइन। फिर हमने हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बताया था। आदित्य टुटेजा, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है आप मुझे बताओ, व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड? आदित्य, व्हाट इज एन जैसे एंडोक्राइन? मैम, बोलो। नहीं आ रहा? मैम ये वाला नहीं आता। आरजू आप बोलो।
मैम एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो हार्मोन सीधा ब्लड में सिक्रिएट करते हैं। तो वो ग्लैंड्स जो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, जो पहली बात तो जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और हार्मोन सिक्रीट कहाँ करते हैं? डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में करते हैं, क्योंकि उनमें कोई डक्ट यानी कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता। तो हमारी बॉडी के ऐसे ग्लैंड्स जिनका काम है हार्मोन सिक्रीट करना, बट वो हार्मोन्स को किसी डक्ट यानी ट्यूब में नहीं सिक्रीट करते, डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करते हैं, ऐसे ग्लैंड्स को बोला जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स या डक्टलेस ग्लैंड्स। हॉर्मोन्स क्या होता है? भविष्य आप बताओ, व्हाट आर हॉर्मोन्स? They are the chemical substances which are released For the various for the various processes in the body. You can say to secrete, these are the chemical messengers which are secreted at one place and reach their target organ through bloodstream, और वो target organ पर जाकर उस organ को stimulate करते हैं to carry out a particular function। बिल्कुल ठीक है जय, मैं पढ़ रही हूँ साथ साथ, आदित्य आपका भी मैसेज पढ़ रही हूँ मैं, ठीक है। अब आते हैं कि केमिकल कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, हमारी बॉडी में एक सिस्टम तो नर्वस सिस्टम है ही है। नर्वस सिस्टम की ना एक लिमिटेशन है, वैसे तो नर्वस सिस्टम फास्ट है, लेकिन क्या होता है, जिस टाइम पर एक एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स सेटअप हो चुकी है, मान लो एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स अभी जा रही है, तो एक साथ बहुत सारे मैसेजेस नहीं जा सकते। जब एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो उसके मैकेनिज्म को रीसेट करने में, सेल को उसी मैकेनिज्म को रीसेट करने में टाइम लगता है, ताकि वो एक न्यू इम्पल्स सेट कर पाए। तो इट टेक्स सम टाइम टू जनरेट अ न्यू इम्पल्स। तो ऐसे केसेस में मतलब साइमल्टेनियसली 3-4 इंफॉर्मेशन एक साथ नहीं जा सकती, या आप कह सकते हो कि कॉन्टिन्यूसली जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हैं वो क्रिएट और ट्रांसमिट नहीं की जा सकती। एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स गई, वो सेंड हुई, फिर उसके बाद 1-2 सेकंड लगेंगे दूसरी इलेक्ट्रिक इम्पल्स को सेंड करने में, ट्रांसमिट करने में, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, जो हॉर्मोन्स हैं वो सारे बॉडी के पार्ट्स तक कनेक्टेड है, वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू किसी भी ऑर्गन के सब ऑर्गन और छोटे छोटे पार्ट तक भी पहुंच सकते हैं। जबकि वैसे तो नर्वस टिश्यूज भी बहुत सारे पार्ट्स तक कनेक्टेड है, बट उसके अलावा भी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं बिल्कुल एंड टू एंड, जहां तक नर्वस टिश्यूज कनेक्ट नहीं हो पाते, तो वहां पर केमिकल कोऑर्डिनेशन का एक इम्पोर्टेंट रोल आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हमारी बॉडी में एक नर्वस सिस्टम ऑलरेडी है, तो फिर हमारे को एक और एक्स्ट्रा सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर एक्सीलेंट मीन्स ऑफ फास्ट रिस्पॉन्सेज टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। नो डाउट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एक बहुत अच्छे मीन्स है फास्ट रिस्पॉन्स के लिए, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को कोई ना कोई फास्ट रिस्पॉन्स देने के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बट देयर आर सम लिमिटेशंस टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। क्या है पहला लिमिटेशन? फर्स्टली, they will reach only those cells that are connected by nervous tissues। ये सिर्फ उन सेल्स तक पहुंचेंगे जहां तक नर्वस टिश्यूज कनेक्टेड हैं, ईच एंड एवरी सेल तक नहीं पहुंच पाते। सेकेंडली, once an electric impulse is generated in a cell and is transmitted, the cell will take some time to reset its mechanism before it can generate and transmit a new impulse। क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स स्टार्ट हो गई, उसके बाद दूसरी इलेक्ट्रिक इम्पल्स को स्टार्ट होने में टाइम लगेगा, दूसरा मैकेनिज्म रीसेट होने में टाइम लगेगा। तो इन अदर वर्ड्स, cell cannot continuously create and transmit electrical impulses। कॉन्टिन्यूसली नहीं कर सकती, एक इंफॉर्मेशन गई, फिर मैकेनिज्म रीसेट होगा, फिर दूसरी इंफॉर्मेशन जाएगी। हेंस most of the multicellular animals use another means of communication, that is chemical coordination। तो क्या है दो
दो लिमिटेशंस क्या है? पहली कि नर्वस टिश्यू एक एक ईच एंड एवरी सेल तक नहीं पहुंच पाता। दूसरा, एक बार एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स स्टार्ट हो गई, जनरेट हो गई, ट्रांसमिट हो गई, तो सेल को रीसेट होने में सेकंड सेकंड न्यू इम्पल्स सेंड करने में टाइम लगता है। ठीक है ना? इसी वजह से नर्वस सिस्टम के साथ साथ एक और सिस्टम की जरूरत पड़ी, हार्मोनल सिस्टम। ये क्लियर है सबको? नाउ यस मैम। हार्मोन्स कौन सिक्रीट करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। बहुत स्मॉल अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में सिक्रीटेड होते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट में सिक्रीटेड होते हैं, डायरेक्टली ब्लड में आते हैं। ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ये स्पेसिफिक टिश्यू या स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन पर ही काम करते हैं, और वो जो टारगेट ऑर्गन होता है वो उनके सोर्स से दूर भी हो सकता है। मान लो सिक्रीट कहीं और हुआ, फिर वो ब्लड के थ्रू अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है और काम अपने टारगेट ऑर्गन पर ही करता है। एंड अगर हॉर्मोन्स या तो कम अमाउंट में सिक्रीट हो रहे हैं या जरूरत से ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ डिजीजेस हो सकती हैं, उसके कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आपको पता है कई ऐसी डिजीजेस है, जैसे थायराइड है और डायबिटीज है, बहुत सारी ऐसी डिजीज है जो हार्मोन्स की डेफिशिएंसी या हार्मोन्स की एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रीट होने की वजह से होते हैं। एंड दे आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी एंड एक्सक्रीटेड फ्रॉम द सिस्टम। ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, अगर ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाते हैं तो एक्सक्रीट हो जाते हैं, मतलब टाइम टू टाइम एक्सक्रीट भी होते जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, पहले उन क्वेश्चंस के आंसर दे देती हूँ। हाँ, क्लास 1R की है, 11 to 12। केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जब मैसेंजर्स यानी हार्मोन्स हमारी स्टिमुलाई, हमारी बॉडी के रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करते हैं, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स देते हैं, उसको बोलते हैं हिमानी केमिकल कोऑर्डिनेशन। एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि वैसे तो नर्वस सिस्टम बहुत फास्ट रिस्पॉन्स देता है, बट दो केसेस में नर्वस सिस्टम काम नहीं कर पाता। एक तो नर्वस सिस्टम एक एक सेल तक नहीं पहुंच पाता। दूसरी बात, अगर एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स स्टार्ट हो गई तो साइमल्टेनियसली इमीडिएटली दूसरी इलेक्ट्रिक इम्पल्स स्टार्ट नहीं हो पाती, उसके मैकेनिज्म को रीसेट होने में टाइम लगता है। तो मतलब कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सेंड नहीं हो पाते। कुछ हार्मोन्स डक्ट्स में नहीं होते, वो हार्मोन्स नहीं होते, वो तो नॉर्मल सिक्रीशंस होती है। वो मैं अभी बताऊंगी तनीषा कि कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी वर्क करते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी वर्क करते हैं। दीक्षांत, व्हाट आर यू सेइंग? डाउट्स क्लियर? अच्छा, क्रेनियम बेटा बोन्स मसल्स वगैरह से बनता है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं और वहीं से वो अपनी सिक्रीशंस यानी हार्मोन सिक्रीट करने का काम करते हैं। कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पाइनियल, ये सारे ब्रेन और हेड के पार्ट्स में होते हैं मतलब। देन थायराइड हमारी नेक में होता है, पैराथायराइड। फिर पैनक्रियाज एब्डोमिनल कैविटी में होता है, एड्रीनल भी वहीं आसपास होता है। टेस्टिस मेल में होता है एंड ओवरी फीमेल में होता है। pancreas and testes in male and ovary in females are the glands which perform dual functions। वो हम आगे पढ़ेंगे कि वो hormones भी secrete करते हैं, उसके अलावा भी वो egg और मतलब मेल और फीमेल गैमीट्स भी प्रोड्यूस करते हैं, वो हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। ठीक है ना? हाइपर एक्टिविटी एंड हाइपो एक्टिविटी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड यानी हार्मोनल डिसऑर्डर, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हॉर्मोन्स का एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में प्रोड्यूस होना बहुत जरूरी है। अगर हॉर्मोन स्लाइटली भी ज्यादा अमाउंट में या कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है तो उसकी वजह से कुछ डिजीजेस हो जाती है, जैसे कि ड्वार्फिज्म।
अगर ग्रोथ हार्मोन सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। अगर ग्रोथ हार्मोन सफिशिएंट अमाउंट में सिक्रीट नहीं होगा तो बॉडी प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगी, ड्वार्फिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज गाइगेंटिज्म। ऐसे ही अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा, तो भी एक एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है। जैसे कुछ लोग एक्स्ट्रा ही बहुत ही लंबे होते हैं, उनके बॉडी के सारे पार्ट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो दिस इज गाइगेंटिज्म, कि ज्यादा अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हो जाए तो भी गलत है, और कम अमाउंट में अगर प्रोड्यूस होगा तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा। ऐसे ही गोइटर। आयोडीन हमारी डाइट में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आयोडीन जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, गोइटर हो जाता है, जिसका एक सिम्टम है स्वोलन नेक। ऐसे डायबिटीज मेलिटस। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन कम अमाउंट में सिक्रीट होता है, जो कि पैनक्रियास के बीटा सेल सिक्रीट करते हैं, तो अगर इंसुलिन कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है तो हमारी ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाती है, जिसके बहुत हार्मफुल इम्पैक्ट्स होते हैं। इस डिजीज को बोलते हैं डायबिटीज, है ना। तो अब ये आपको कई सारे ग्लैंड्स बताए हुए हैं, वो ग्लैंड्स क्या हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं और उन हार्मोन्स के क्या फंक्शंस होते हैं, ये सारा इसमें डिस्कस किया हुआ है। पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के बेस में होता है, ब्रेन जहाँ एंड होता है बिल्कुल ब्रेन के बेस में प्रेजेंट होता है। ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है, ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करता है, ट्रॉफिक हार्मोन सिक्रीट करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीट करता है, वॉसोप्रेसिन हार्मोन सिक्रीट करता है। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ को रेगुलेट करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है इन अ प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन में आपको पता है कि जो बेबी की डेवलपमेंट होती है वो यूट्रस में होती है, तो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। Trophic hormone that regulates the secretion of hormone from adrenal gland, थायराइड ग्लैंड, टेस्टिस एंड ओवरी ग्लैंड। मतलब ट्रॉफिक हार्मोन क्या कर रहा है, बाकी के ग्लैंड्स की सिक्रीशन को रेगुलेट कर रहा है। एड्रीनल ग्लैंड प्रॉपर अमाउंट में एड्रीनलाइन हार्मोन सिक्रीट कर रहा है या नहीं कर रहा, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट कर रहा है या नहीं कर रहा, टेस्टिस और ओवरी जो सेक्स हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं वो प्रॉपर अमाउंट में कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इन सबको रेगुलेट कौन करता है, ट्रॉफिक हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, इट रेगुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ मैमरी ग्लैंड इन फीमेल्स। मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करने का काम करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी में आयनिक बैलेंस यानी वाटर और आयंस के बैलेंस को रेगुलेट करने का काम करता है। और ये पांचों हार्मोन्स कौन सिक्रीट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को इसीलिए मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। पहली बात तो ये पांच पांच हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, और दूसरा इसमें से जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, सॉरी ट्रॉफिक हार्मोन है, ट्रॉफिक हार्मोन आप देख रहे हो बाकी सारे ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को भी कंट्रोल कर रहा है, बाकी सारे ग्लैंड्स की सिक्रीशन को भी रेगुलेट करता है, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये बाकी सारे ग्लैंड्स की भी सिक्रीशन को रेगुलेट करने का काम करता है। थायराइड ग्लैंड जो है ये हमारी नेक की फ्रंट में प्रेजेंट होता है, ये थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है। थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म के रेट को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है। आपने सुना होगा कि थायराइड दो तरीके से होता है, या तो कोई पर्सन बहुत वीक होता जाता है, पतला होता जाता है, या मोटा होता जाता है। तो मान लो अगर थायरोक्सिन ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है तो मेटाबॉलिज्म कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो जिसकी वजह से इंसान पतला होता जाएगा। लेकिन अगर थायरोक्सिन कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है तो मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली नहीं होगा, तो इंसान मोटा होता जाएगा। तो थायरोक्सिन जो है वो हमारे रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपरली नहीं होगा तो हमारी बॉडी की ग्रोथ, या आप कह सकते हो
फैट या मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से या इंसान मोटा हो जाता है या पतला हो जाता है। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन की सिक्रीशन करता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? आपके डाउट्स एक बार डिस्कस कर लेती हूँ मैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं डायरेक्टली ब्लड में। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना आपका लिवर या गॉल ब्लैडर या और भी कई सारे ग्लैंड्स होते हैं जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कोई भी सिक्रीशन करते हैं। अब पैनक्रियाज जो है ना वो डुअल ग्लैंड है। पैनक्रियाज जब पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है तो वो एक ट्यूब में प्रोड्यूस करता है, तब वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है। लेकिन जब पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करता है तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि वो डायरेक्टली ब्लड में करता है। तो मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं और डायरेक्टली ब्लड में करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसे डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह रिलीज करते हैं या कुछ भी रिलीज करते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली ब्लड में नहीं करते, किसी डक्ट में करते हैं, किसी ट्यूब में करते हैं। ठीक है। हॉर्मोन्स फिजिकल हेल्थ को भी सपोर्ट करते हैं क्या, लाइक ग्रोथ एंड ओबेसिटी। हाँ, जैसे मैंने बताया ना कि थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है। अब मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्ली नहीं होगी तो कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ओबेसिटी हो जाएगी, फैट इकट्ठा हो जाएगा जिसकी वजह से इंसान मोटा हो जाएगा या पतला भी हो सकता है। तो बिल्कुल इनडायरेक्टली हेल्थ को ही तो अफेक्ट कर रहे हैं। यस जय, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। आपने जो 2 पॉइंट्स बोले हैं मैं उसमें 100% श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुना मैंने भी है उतना। मेटाबॉलिज्म का मतलब हमारी बॉडी की एक्टिविटीज जैसे डाइजेशन वगैरह। ठीक है। मेटाबॉलिज्म मतलब एक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये जितनी भी एक्टिविटीज होती है इनको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब आपने कई बार ऐसा देखा होगा, सपोज आपसे कोई नुकसान हो गया है ना, चलो ये भी छोड़ देते हैं। यस मैम। आपको आपको किसी भी कोई ऐसा एनिमल है, सपोज जैसे मोस्ट कई लोगों को डॉग से डर लगता है, कई लोगों को आजकल डॉग से डर नहीं लगता। मान लो कोई और ऐसा एनिमल है जिससे आपको डर लगता है, वो एनिमल आपके सामने आ जाए या आपसे कोई नुकसान हो जाए और पापा आपके सामने खड़े हैं, क्या होता है, कई बार हार्ट बीट तेज हो जाती है। हुआ है सबके साथ, कभी ना कभी जरूर ऐसा हुआ होगा, या आपका रिजल्ट आने वाला है, हार्ट बीट तेज हो जाती है ना। यस मैम। तो क्या होता है, तो क्या होता है, जब भी कोई ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन आती है, कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, ठीक है ना, उस इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है, हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है ना, उस इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए। तो उस टाइम पर क्या होता है, हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स जो है, मतलब हमारी बॉडी का हार्ट बीट रेट, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में एक एड्रिनलाइन हार्मोन सिक्रीट होता है जो फाइट में या उस इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल करने में हमारे को हेल्प करता है। क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे आपने देखा होगा, नॉर्मली कोई पर्सन इतनी तेज नहीं भागता, लेकिन उसके पीछे डॉग पड़ जाए तो कितनी तेज भागता रहेगा, है ना, बहुत तेज भागता है, काफी देर तक भागता रहता है। तो एक्चुअली क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली एक एनर्जी डेवलप होती है। वो एनर्जी इसलिए डेवलप होती है क्योंकि एड्रेनालाइन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, और वो एड्रेनालाइन हार्मोन क्या करता है, हमारे बॉडी के बाकी ऑर्गन्स जैसे हार्ट और लंग्स और सारे ऑर्गन्स को एक ये मैसेज दे देता है कि हमारे को सब कुछ फास्ट करना है, हमें एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करनी है, जिसकी वजह से जो लंग्स है वो जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, हार्ट है वो जल्दी जल्दी ब्लड को पंप करना स्टार्ट कर देता है, ताकि सारे ऑर्गन्स को जल्दी जल्दी ऑक्सीजन मिले, जल्दी जल्दी एनर्जी मिले, है ना। एंड इस तरीके से उस वजह से हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हम किसी इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल कर पाते हैं। इस ये कौन सा ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड।
और इसमें जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो होता है एड्रेनालाइन हार्मोन। इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन में रिलीज होता है और उस इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल करने में हमारे को हेल्प करता है। नेक्स्ट इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज स्टमक से नीचे प्रेजेंट होता है एंड इट सिक्रीजेस इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और ग्लूकागॉन जो है वो अमाउंट ऑफ शुगर, जो लिवर से शुगर आ रही है, शुगर की अमाउंट को कंट्रोल करने का काम करता है। आपको पता है कि ना तो ब्लड शुगर लेवल बहुत कम होनी चाहिए, ना ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर शुगर कम हो गई तो वो भी हार्मफुल होता है, अगर शुगर ज्यादा हो गई वो भी हार्मफुल होता है। वो एनर्जी इसीलिए आती है कि लंग्स ज्यादा, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है, ब्रीदिंग रेट ज्यादा हो जाएगा तो ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी तो रेस्पिरेशन ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा मिलेगी। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एड्रिनलाइन हार्मोन सिक्रीट करता है रशिका, और वो एड्रिनलाइन हार्मोन हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को, हमारे बॉडी के पार्ट्स को ये मैसेज देता है, या कह सकते हो ट्रिगर करता है टू इंक्रीज द रेट ऑफ respiration, to increase the rate of breathing, to increase the rate of pumping of blood, ताकि सारे ऑर्गन्स को ब्लड जल्दी मिले, ऑक्सीजन जल्दी मिले, रेस्पिरेशन जल्दी हो, एनर्जी ज्यादा मिले। नेक्स्ट इज ओवरी। ओवरी जो है वो सिर्फ फीमेल्स में प्रेजेंट होती है, एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है। ये 3 तरीके के हॉर्मोन्स रिलीज करती है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन जो है इट हेल्प्स इन डेवलपिंग फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करने में हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो फीटस को यूट्रस की वॉल से, फीटस मतलब अनबॉर्न बेबी, फीटस को यूट्राइन वॉल से अटैच करने में हेल्प करता है। एंड रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो फीमेल में पेल्विस को वाइड करने में हेल्प करता है ताकि जो बर्थ ऑफ बेबी है वो इजीली हो पाए। ठीक है ना। तो ओवरी जो 3 हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, बेसिकली दीज आर सेक्स हार्मोन्स जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं या फिर फीटस को यूट्राइन वॉल से अटैच करने में हेल्प करते हैं या फिर पेल्विस को वाइड करने में हेल्प करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन में प्रोड्यूस होंगे और एस्ट्रोजन नॉर्मली एक एज के बाद गर्ल्स में प्रोड्यूस होता है। ऐसे ही टेस्टिस ग्लैंड जो है वो मेल में होता है, उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता है और वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करने में हेल्प करता है। क्लियर है ये सारे ग्लैंड्स, इनके फंक्शंस, इनकी लोकेशन एंड इनके यस मैम, क्लियर। हार्मोन जो सिक्रीट करते हैं। देन वी हैव अ फीडबैक मैकेनिज्म। अब कैसे पता चले कि कौन सा कितना हार्मोन सिक्रीट होना चाहिए, कब उसकी अमाउंट ज्यादा हो गई, कब उसकी अमाउंट कम हो गई, इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? फीडबैक मैकेनिज्म। हमारी बॉडी में एक सेल्फ रेगुलेटेड मैकेनिज्म होता है, फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे हमने कोई शुगरी सब्सटेंस खाया, अब वो जो हमने सब्सटेंस खाया जिसमें काफी शुगर थी, उसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया। अब जैसे ही ब्लड शुगर लेवल बढ़ा तो बीटा सेल्स जो पैनक्रियाज में प्रेजेंट है उन्होंने डिटेक्ट कर लिया कि भाई शुगर ज्यादा हो गई है, उसने इंसुलिन ज्यादा सिक्रीट करना शुरू कर दिया। तब तक वो इंसुलिन सिक्रीट करता रहेगा जब तक ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल ना हो जाए। एक बार जब ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो गया, फिर से वो पैनक्रियाज के बीटा सेल्स को मैसेज दे देगा कि ठीक है, अभी फिलहाल इंसुलिन हार्मोन की सिक्रीशन को स्लो डाउन कर दो या स्टॉप कर दो, है ना। तो मतलब ये प्रोसेस इस तरीके से वर्क करता है कि जैसे जब तक नीड है तब तक काम हो रहा है, जब नीड फुलफिल हो गई तो ये नहीं कि एक्सेस में प्रोड्यूस होता जाएगा। सो द टाइमिंग and the amount of hormone released in our body is controlled by a mechanism called feedback mechanism.
कौन सा हार्मोन सिक्रीट होगा, कितनी अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, कब प्रोड्यूस होगा, इसको कौन कंट्रोल करता है? फीडबैक मैकेनिज्म. इट कीप्स द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स इन प्रिसाइज क्वांटिटीज. जैसे if the sugar level in blood rises, it is detected by the beta cells of pancreas which respond by producing more insulin. तो इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस होगी. But as the blood sugar level falls, insulin secretion is reduced. एक बार ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो गया तो फिर स्टॉप हो जाएगा या नॉर्मल हो जाएगा. जैसे ये देखो, हमने कोई ऐसी डाइट ली जिसमें कार्बोहाइड्रेट था, ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया. अब पैनक्रियास के बीटा सेल्स ने इंसुलिन सिक्रीट करा. इंसुलिन ने दूसरे सेल्स को स्टिमुलेट करा कि भाई ग्लूकोज ले लो ताकि ग्लूकोज लेवल कम हो जाए ब्लड में. तो ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो गया. ठीक है. अब इट इनहिबिट, अगर देखो मान लो अभी ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज नहीं हुआ तो ये प्रोसेस फिर से चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और इंसुलिन प्रोड्यूस होगा और ग्लूकोज यूटिलाइज होगा, फिर ब्लड शुगर लेवल कम होगा. एक बार ब्लड शुगर लेवल मिनिमम जितना होना चाहिए वो हो गया, तब वो क्या करेगा? इट इनहिबिट्स द इंसुलिन सिक्रीशन. इंसुलिन सिक्रीशन वहां पर रिड्यूस हो जाएगी या इनहिबिट हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. तो ये हमारी बॉडी में एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है जो इस तरीके से काम करता है कि जितनी जरूरत है उस किसी पर्टिकुलर हार्मोन की उतना ही सिक्रीट हो और उसी टाइम सिक्रीट हो, उसके बाद एक्स्ट्रा सिक्रीट ना होता जाए. ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम. Yes, ma'am. यस मैम. मैम आपने ये वाले नोट्स अभी अनाउंसमेंट सेक्शन में तो नहीं डाले ना? मैं अगर नहीं डाले मैं डाल दूंगी बेटा. ओके मैम. तनीषा, आपने एक क्वेश्चन भेजा हुआ है दैट ग्लूकाजोन ओनली लिवर में रेगुलेट करता है शुगर. एक्चुअली देखो, आपको पता है कि पूरा मेटाबॉलिज्म जो है वो काफी हद तक लिवर से भी कंट्रोल्ड होता है ना. लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है, तो डाइजेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. तो वहां से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना इजी होता है. तो ग्लूकाजोन जो है वो इस तरीके से लिवर से, ऐसा नहीं कि सिर्फ लिवर में ही कंट्रोल करता है, बट वो इनडायरेक्टली रिलेटेड है लिवर से. वो एक डायबिटीज का साइड इफेक्ट है कि जब डायबिटीज हो जाती है ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की वजह से, तो जो हमारी बॉडी की इंजरी अपने आप, आपको पता है जैसे हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स होते हैं या हमारी बॉडी में एक सेल्फ सिस्टम होता है कि कोई भी कट्स या वुंड्स हैं उनको ठीक करने का, लेकिन शुगर डायबिटीज का ये एक साइड इफेक्ट होता है ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की वजह से. जो इंजरीज है हमारी बॉडी उनको जल्दी रिकवर नहीं कर पाती. नहीं नहीं नहीं, वो तो एक डर से रिलेटेड है बेटा. अल्टीमेटली हमारा माइंड भी तो साथ साथ काम कर रहा है ना. तो जिस सिचुएशन से अगर हमारे को डर लगता है, और जैसे एड्रेनलाइन हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, एड्रेनलाइन हार्मोन की वजह से हार्ट बीट रेट कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, एक्सेसिव में बढ़ गया, तो हार्ट पर ज्यादा प्रेशर पड़ गया, और हार्ट पर ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से फिर हार्ट अटैक आ गया. ठीक है अंश? ओके मैम. मैं पिछली 1-2 क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आज रात तक सेंड कर दूंगी हिमानी. जय, हमारी बॉडी में बहुत सारे अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स होते हैं और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी होते हैं जो एक स्पेसिफाइड अमाउंट में बनते रहते हैं. कुछ इस तरीके के होते हैं जो एक्सक्रीट होते रहते हैं और हमारी बॉडी में, तो हम बाहर से इनटेक भी कर सकते हैं, बट एक उनकी स्पेसिफाइड अमाउंट होती है जो हमारे को लेनी होती है, ना उससे ज्यादा, और कुछ अमाउंट तो हमारी बॉडी में अपने आप सिक्रीट होती भी रहती है. रिफ्लेक्स एक्शंस उन सडन एक्शंस को बोलते हैं बेटा जिनका रिस्पॉन्स बिना सोचे आता है. रिस्पॉन्स तो देते हैं हम,
लेकिन उसमें ज्यादा थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं हो पाती क्योंकि वो इमीडिएटली रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, उन एक्शंस को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे ही आप सन की तरफ देखते हो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। आपको किसी ने पिन प्रिक करी तो आपकी एकदम से चीख निकल जाती है। आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया तो भी आपकी चीख निकल जाती है, या आपसे वो प्लेट या जो भी चीज है वो छूट जाती है। तो ये सारे वो सडन एक्शंस हैं जिसमें ब्रेन तक थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं हो पाती, इमीडिएटली रिस्पॉन्स आता है और वो इमीडिएट रिस्पॉन्स स्पाइनल कॉर्ड देता है। उस रिस्पॉन्सेस को हम बोलते हैं, ऐसे एक्शंस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। ठीक है, नाउ कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में भी तो कोऑर्डिनेशन होता है। प्लांट्स में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो मेनली कौन कंट्रोल करता है? हॉर्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं, यानी प्लांट हॉर्मोन्स, जिनको फाइटो हॉर्मोन्स कहते हैं। प्लांट्स में जो हॉर्मोन्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं? फाइटो हॉर्मोन्स। वो फाइटो हॉर्मोन्स क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं किस तरीके से ग्रोथ को या प्लांट्स की रिस्पॉन्सेस को। जैसे हम स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं, सिमिलरली प्लांट्स भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लांट्स जो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं उन सब की कोऑर्डिनेशन कौन करते हैं? हॉर्मोन्स करते हैं। अब सबसे पहले प्लांट्स में दो टाइप की मूवमेंट्स होती हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट है ट्रॉपिक मूवमेंट। आप बोलोगे मूवमेंट, हमने तो प्लांट को कभी मूव होते हुए नहीं देखा। फर्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट्स जो प्लांट्स की मूवमेंट्स है, दीज आर ग्रोथ मूवमेंट। प्लांट के किसी पार्ट का ग्रो होना वो भी एक तरह की मूवमेंट है। ठीक है ना? तो वो मूवमेंट्स जिसमें प्लांट का कोई पार्ट ग्रो करता है, और कैसे ग्रो करता है? इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई और अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। या तो स्टिमुलाई की डायरेक्शन में या स्टिमुलाई की डायरेक्शन के ऑपोजिट ग्रो करता है। ऐसी मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट्स। आई रिपीट, ऐसी मूवमेंट्स जिसमें प्लांट्स के पार्ट ग्रो करते हैं या तो स्टिमुलाई की डायरेक्शन में या स्टिमुलाई की डायरेक्शन के ऑपोजिट, उन मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट्स। इज दैट क्लियर? बेटा मैं आपको आज एक असाइनमेंट सेंड करूंगी, वो असाइनमेंट आपने करना है। इन्हीं असाइनमेंट्स में से है, वो क्वेश्चंस आपके करने हैं। ये छोटा सा टॉपिक रह गया हमारा प्लांट मूवमेंट्स वाला, इसको हम कल कंप्लीट करके, और मैं कल डाउट्स भी लूंगी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के। ठीक है, मैं आज शाम तक आपको एक असाइनमेंट भी शेयर कर दूंगी। वो असाइनमेंट आपने कंप्लीट करना है, डाउट्स निकालने हैं। ये छोटा सा टॉपिक रह गया हमारा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, वो करके कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स हमारा रहता है, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स हमारा कंप्लीट है। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, ma'am, clear. इसलिए हम फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में यहीं पर ही एंड कर। यस मैम। हाँ बोलो। मैम जो आप असाइनमेंट भेजोगी उसकी आप डेडलाइन वेडनेसडे तक रख सकती हो मैम, क्योंकि मेरा पेपर है मैम एसएसटी का स्कूल में। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और दूसरी बात, रशिका, मतलब जो मैं असाइनमेंट्स वगैरह डालती हूँ उसकी नहीं आती है नोटिफिकेशन? यस मैम। मैं ग्रुप में भी मैसेज डाल देती हूँ वैसे तो, और आगे भी ध्यान रखूंगी कि ग्रुप में भी मैसेज डाल दूं। हाँ बिल्कुल सान्या, मैं मैम लाइट चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी। जितनी वीडियोस मैंने भेजी थी उनका एक क्विक रिवीजन दूंगी एक क्लास में, और आगे का चैप्टर तो प्रॉपर लाइव क्लासेस में ही करवाऊंगी। मैम इस और चैप्टर जितनी के वीडियोस भेजी थी उसका भी रिवीजन दूंगी प्रॉपर। मैम हाँ बोलो बेटा, बोलो। मैम इस चैप्टर के एंड होने के बाद मैम लाइट चैप्टर के डाउट्स ले लोगे ना? हाँ हाँ, लाइट चैप्टर के डाउट्स क्या, पूरा लाइट चैप्टर करवाऊंगी। ओके मैम हाँ मैम जब शुगर होती है तो मैम कहते हैं अगर मैम तब कोई इंजरी हो जाए तो मैम वो सही से मैम वो ठीक नहीं हो पाती, तो मैम मैंने ऐसा क्यों आपके इस होता है? क्वेश्चन का आंसर दिया था पढ़कर, आपका मैसेज पढ़कर, कि बेटा वो एक साइड इफेक्ट है। वो शुगर का जब भी कोई डिजीज होती है तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं ना।
हमारी बॉडी का नॉर्मल एक मैकेनिज्म है कि कोई भी इंजुरी से हमारी बॉडी कुछ हद तक खुद भी रिकवर कर पाती है, लेकिन डायबिटीज होने की वजह से हमारी बॉडी के वो उन इंजरीज को रिकवर करने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है। मैम तो तब वो प्लेटलेट्स फॉर्म नहीं कर पाते। प्लेटलेट्स तो सिर्फ ब्लड क्लॉट करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी और बहुत सारे रीजंस होते हैं जिससे हमारी स्किन जल्दी डेवलप होती है, वुंड्स जल्दी कवर अप हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्लेटलेट्स की वजह से, ठीक है ना। प्लेटलेट्स का ओके काम मैम, तो सिर्फ यस ब्लड मैम। क्लॉट करना है ताकि ब्लड फ्लो रुक जाए, लेकिन वो वुंड्स का ठीक होना नहीं होता। ओके ओके, आई एंड दिस सेशन फॉर टुडे। हाँ, नेक्स्ट क्लास हिमानी डाउट्स क्लास होगी और व्हाइट बोर्ड पर ही कराऊंगी मैं प्रॉपरली, तो जो भी डाउट्स होंगे आप उसमें पूछ सकते हो। ओके मैम। ये लाइव सेशन ही तो चल रहा है, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं बोर्ड पर भी लाइव सेशन लूंगी, तो आपके जो भी डाउट्स हो आप उससे उसमें उस क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। आई एंड दिस ओके मैम, सेशन थैंक फॉर यू मैम। टुडे।